आज के झारखंड प्रदेश के कार्य समिति की बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय दीपक प्रकाश जी, हमारे झारखंड से ही जुड़े हुए रांची में प्रदेश के विपक्ष के नेता, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता श्री रघुवर दास जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे निवर्तमान अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गिलुआ जी, हमारे आज के कार्यक्रम के में जो सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं हमारे सांसद समीर उरांव जी, यहाँ मेरे साथ दिल्ली में जुड़े हुए और मंच पर उपस्थित भारत सरकार में मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी भी श्री अर्जुन सिंह जी, पटना से जुड़े हुए सौदान सिंह जी और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई विजय राहटकर जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्यगण, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि नवनिर्वाचित और नवगठित कार्य समिति की प्रथम बैठक में मुझे भाग लेने का मौका मिल रहा है और आप सब लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। ऐसे में मैं झारखंड की धरती, जो भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती कही जाती है, सिद्धो कान्हो जी की धरती कही जाती है, जतरा टाना भगत जी की धरती कही जाती है और नीलांबर और पीतांबर की पवित्र धरती को मैं नमन करता हूँ। ऐसी धरती जिसने देश और भारतीय संस्कृति में अपना विशेष योगदान किया है, ऐसी पावन धरती को मैं नमन करता हूं। मित्रों, झारखंड का राष्ट्रीय परिवेश में जो योगदान रहा है वो हम कभी भूल नहीं सकते। फिर चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, फिर चाहे वो राष्ट्र के लिए अग्रदूत के रूप में काम करने वाले हमारे नेता हों, सभी लोगों ने देश के राजनीतिक परिदृश्य में अपना योगदान किया है और भारतीय जनता पार्टी भी झारखंड प्रदेश में तीव्र गति से बढ़ते हुए राष्ट्रीय विचारधारा को मजबूती प्रदान करने में हम लोगों ने अपना योगदान किया है और झारखंड की धरती ने विशेष करके योगदान किया है। मैं जब ये कहता हूं तो मुझे याद आती है कि जब यूनाइटेड बिहार होता था, उस समय भी जनसंघ के सबसे ज्यादा योगदान झारखंड के इलाके से आता था, साउथ बिहार से आता था। इसको हमको समझना चाहिए। हम राष्ट्रीय पार्टी थे, हम प्रदेश में भी हर जगह थे, लेकिन विशेष योगदान दीपक को जलाने का काम और दीपक जलते जलते दिशा और दृष्टि देने का काम अगर किया था तो उस समय झारखंड के इलाके ने, साउथ बिहार जिसको कहते हैं, वो इसने किया। और आज भी मुझे ये खुशी है कहते हुए कि झारखंड प्रदेश का उत्थान और झारखंड प्रदेश को प्रदेश के रूप में स्थापित करने का काम किसी और ने नहीं किया, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का झारखंड के साथ एक विशेष संबंध है, एक विशेष योजन है। कांग्रेस की इतने लंबे समय तक की सरकार रही, पूरे बिहार में खनिज और विकास का स्रोत झारखंड था, लेकिन उसका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा, उसको कभी भी स्थान नहीं दिया गया।
ये अटल जी की सरकार जब आई तब जा करके झारखंड को मुख्य धारा में लाने का काम किया और अलग प्रदेश बनाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान है, ये हमको समझना चाहिए। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को विकसित करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे संतोष मिलता है कि आपकी सदस्य संख्या 18 लाख थी, आपने बढ़ा करके उसको 29 लाख पहुंचाई है। यह बहुत ही गौरव का विषय है, आपने उसको आगे बढ़ाया है। उसी तरीके से जो आपकी सदस्य संख्या सक्रिय सदस्य की 16,000 थी, उसको भी आपने बढ़ा करके 21,000 पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ताओं की सूची को भी आपने बढ़ाया। ये बहुत ही योगदान का विषय है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मोदी जी के नेतृत्व में 14 लोकसभा सीटों में 12 लोकसभा सीट आपने कमल के निशान को जिता करके आपने भेजा है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हम कोरोना काल में इस बैठक में शामिल हुए हैं। एक नए तरीके का अनुभव हो रहा है। मैं देख रहा हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, सामने दीपक प्रकाश जी हैं, रघुवर दास जी हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, गिलवा जी हैं, समीर उरांव जी हैं। मैं एक जगह देख रहा हूं पशुपति नाथ जी हैं, मैं एक जगह देख रहा हूं यदुनाथ पांडे जी हैं, मैं एक जगह देख रहा हूं हमारे अपने अब हजारीबाग के सांसद अपने हैं। सब लोग वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि सारी पार्टियां स्थिर हो गई, लॉकडाउन की अवस्था में लॉकडाउन हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो चलायमान है। मैंने 25 प्रदेशों के पदाधिकारियों की बैठक इसी तरीके से ली है और अब जब कार्यकारिणी की घोषणा हो गई तो कार्यकारिणी की बैठक भी इसी तरीके से हम कर रहे हैं और आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर जुड़ करके पार्टी को चलायमान रखा है, आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये कोरोना का जो काल आया, मैं देख रहा हूं अभी धर्मपाल जी पटना से जुड़े हुए हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से पार्टी में काम कर रहे हैं। ये जो कोरोना का संक्रमण आया, कोरोना की परिस्थिति आई, ये सबके लिए अकल्पनीय थी। किसी को कल्पना नहीं थी, किसी को मालूम भी नहीं था कि इससे लड़ा कैसे जाएगा। पाश्चात्य देश जो स्वास्थ्य के दृष्टि से सुदृढ़ थे, वह भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, लड़खड़ाते हुए महसूस कर रहे थे। उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गई थी और उन देशों की जनसंख्या भी थोड़ी थी। हमारा देश 130 करोड़ का देश, 1.3 बिलियन पीपल, कैसे इस कोरोना के संक्रमण से बचेंगे मालूम नहीं था। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मिले, जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फ्रंट से लड़ा और 130 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया। अमेरिका में, यूरोप में चर्चा चल रही थी कि जान बचाएं कि इकोनॉमी को बचाएं। उनके बीच में संक्रमण कंफ्यूजन था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है, और इसलिए टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर के लॉकडाउन लगाया गया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी परसों यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इस सारी परिस्थितियों में हम लोगों ने कोशिश की कि हम लॉकडाउन की अवस्था में देश को तैयार करें और देश को तैयार करने के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं खड़ी की जा सकती हैं, इसकी चिंता करें। हमें याद है कि जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 1500 थी। मैं ये सारी बातें इसलिए कहता हूं कि आपसे मेरा निवेदन है कि आप जनता जनार्दन को बताएं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 130 करोड़ के देश को बचाने का काम किया, उनकी जान को बचाने का काम किया। इसको हमको समझना चाहिए।
हमारी कैपेसिटी 1500 थी और आज हमारी कैपेसिटी प्रतिदिन 11 लाख लोगों की टेस्टिंग कैपेसिटी बन गई है। देश को तैयार किया गया। उसी तरीके से हमारे यहां टेस्टिंग लैब्स 150 थी, आज हमारे यहां टेस्टिंग लैब्स 1600 के आसपास हो गई। उसी तरीके से हमारे यहां एक भी वेंटिलेटर नहीं बनता था और वेंटिलेटर की हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। आज हमारे पास 3 लाख वेंटिलेटर्स भारत में मैन्युफैक्चर हुए हैं। इसको हमको समझना चाहिए। हमारे यहां पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं था, पीपीई किट नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के उद्यमियों को प्रेरित किया और आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बन रहे हैं। इसको हमको समझना चाहिए और हम बाहर के देशों को भी दे रहे हैं। क्लोरोक्विनीन की दवा दुनिया के देशों को दी गई, लगभग 30 देशों को यह दवाई दी गई। यह भारत की ताकत बनी। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, यह लॉकडाउन और लॉकडाउन का फैसला जो टाइमली और बोल्ड डिसीजन लिया गया, उसका लाभ कितना मिला है, इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश यहीं नहीं रुका। गरीब कल्याण पैकेज ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, कहना आसान है। 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर के नवंबर महीने तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, इसकी व्यवस्था करने के साथ साथ नमक, तेल, पानी, सबकी व्यवस्था करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और गरीब के 2 वक्त की रोटी मुयस्सर हो, इसका काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारे यहां गैस का चूल्हा और गैस के उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ की जनता को 3 महीने के लिए फ्री गैस का सिलेंडर देना, इस काम को भी मोदी जी की सरकार ने किया है। 8 करोड़ 54 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए प्रति अप्रैल महीने के महीने में और उसके बाद जून महीने में फिर से 2000 रुपए देने का काम, 17,000 करोड़ रुपए दोबारा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसान के सम्मान के लिए किया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं, हमारी बहनें, आपको याद होगा जनधन खाता को लोग मजाक कहते थे और यही लॉकडाउन में जनधन खाता बना, जिसने 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए उनके खाते में डाला ताकि उनका चूल्हा जल सके, उसकी व्यवस्था हो सके। इस बात की काम किया। ये सारी चीजें ऐसे की गई। और क्या दुनिया ने क्या कहा? डॉक्टर टेड्रोस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने क्या कहा? अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप, इंडिया हैज टेकन केयर नॉट ओनली ऑफ हेल्थ सेक्टर बट ऑल्सो ऑफ द इकोनॉमिक साइड। इकोनॉमी की भी चिंता की गई है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मोदी हैज टेकन केयर ऑफ आत्मनिर्भर भारत। बाय आत्मनिर्भर भारत ही हैज टेकन केयर ऑफ द इकोनॉमी साइड। इकोनॉमी की, आर्थिक नीति की भी चिंता की गई है। यह बात कही गई है। मित्रों, जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता हूं तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग आत्मनिर्भर भारत की गहराइयों को समझ करके जनता के बीच में ले जाएं। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर में देना, 1.25 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स हो जाना और छोटे उद्यमियों और मध्यम उद्यमियों को फिर से जीवन में अपने आप को खड़ा करने का मौका मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं निवेदन करूंगा कि झारखंड में जितने भी छोटे और मध्यमी उद्योग वाले हैं, उनको प्रेरित करके इसका लाभ उठाने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ें। इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। उसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च होना, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदलने का तरीका रखा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स ला करके, मंडियों से निकाल करके किसान को सीधे अपने चीजों को बेचने का अधिकार देते हुए आगे बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। फार्म गेट के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा। मैं निवेदन करूंगा दीपक प्रकाश जी से
कि आपके नेतृत्व में रांची में और झारखंड में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से बनाया जाए। मैं सांसदों से निवेदन करूंगा, मैं विधायकों से निवेदन करूंगा कि अपने अपने इलाके में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और 1 लाख करोड़ रुपए का लाभ उठा करके अपने इलाके में किसान को वैल्यू एडिशन से लेकर के अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए जो सुविधा प्रदान करनी है उसमें अपना योगदान कीजिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसमें कोल्ड स्टोरेज बनेगा, इसमें अनाज के स्टोरेज की व्यवस्था होगी, इसमें अनाज मंडी तक अनाज को पहुंचाने के लिए सड़कों की व्यवस्था होगी। आपके यहां पैदा होने वाला अनाज उसका वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है उसकी व्यवस्था होगी। और यह व्यवस्था मोदी जी आपको आर्थिक तरीके से मदद करके देंगे, लेकिन व्यवस्था के लिए योजना बनाने का काम आपका और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का होगा। यह छूट आपको मिल रही है, इसका आपको सदुपयोग उठाना चाहिए, इसका आपको उपयोग करना चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। उसी तरीके से 5,000 करोड़ रुपए, 50 लाख रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, ठेले वाला, इसकी जीवन लीला को बदलने के लिए 10-10 हजार रुपए की व्यवस्था की गई है। मैं निवेदन करूंगा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, कोई रेड़ी वाला, कोई फेड़ी वाला, कोई ठेले वाला गरीब व्यक्ति उसको इस व्यवस्था से वंचित न हो। बैंकों के साथ उसका मिलान करके उसको ये आर्थिक मदद मिले, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी ताकि आर्थिक जगत से गरीब व्यक्ति को हम मुख्य धारा में ला सकें। इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। उसी तरीके से वोकल फॉर लोकल, हमको वोकल बनना पड़ेगा और लोकल के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब हम वोकल की बात करते हैं तो हमको ये चिंता करनी पड़ेगी कि हमारी व्यवस्थाओं में जिस तरीके से चीज़ों को जोड़ा गया है उसमें हम लोकल चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करें। फिर चाहे वो हमारी कलाकारी हो, फिर चाहे वो हमारे सांस्कृतिक विरासत से मिली हुई हमको नई कला का विषय हो, ये सारे विषयों को हमको ऐसे बढ़ा सकते हैं, उसको वर्ल्ड ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा और इसके लिए हमको आगे लगना पड़ेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना का व्यवस्था, अभी दीपक प्रकाश जी कह रहे थे कि हम लोगों ने माइग्रेंट लेबरर्स के लिए बहुत काम किया है, अच्छी बात है, लेकिन अब उनको रोजगार वहां मिल सके इसकी भी हमको व्यवस्था करनी है। और इसके लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत फिर चाहे गिरिडीह हो, फिर चाहे वो हजारीबाग हो, फिर चाहे वो गोड्डा हो, इन 3 जिलों को प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है। यहाँ पर आए हुए प्रवासी मजदूरों को भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमको आगे बढ़ना है। मित्रों, भारत सरकार ने झारखंड को मुख्य धारा में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितनी भी स्कीम्स थी सारी की सारी स्कीम्स लगाई गई हैं। इसके साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी आपको दुमका में देने का काम किया है, अपने देवघर में देने का काम किया है। यह हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन रहा है, मैंने उसकी खुद मॉनिटरिंग की है। वो जब इंस्टीट्यूट बन जाएगा तो आप लोग किसी को भी दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नहीं आना पड़ेगा, आपकी स्वास्थ्य की व्यवस्था वही कर दी जाएगी। इस बात की चिंता की है नरेंद्र मोदी जी ने, इसको हमको समझना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि इसका अंतर क्या पड़ता है, इससे परिवर्तन क्या आता है, इस परिवर्तन में हम कैसे अपने आप को शामिल करते हैं, ये हमको समझना चाहिए। आज जो नेशनल हेल्थ डिजिटल हेल्थ मिशन का काम प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा है, ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य में परिवर्तन लाने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप भी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारीकियों को समझें, जानें और उन बारीकियों को समझ करके उस कार्य को आगे करने का, उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अभी यूनियन टेरिटरीज में शुरू हुआ है, बाद में वो प्रदेशों में आएगा। एक स्वास्थ्य जगत में हर व्यक्ति का, 130 करोड़ की जनता का स्वास्थ्य का, हेल्थ का
इम्पैक्ट क्या है और हेल्थ में उसका हिस्ट्री क्या है, ये सारी जानकारियां उस व्यक्ति को मिल सकेंगी और वो अपने स्वास्थ्य की अच्छी चिंता कर सकेगा। ये व्यवस्था की गई है। एक बदलता देश है मोदी जी के नेतृत्व में। हमें इस कल्पना को नीचे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर पैकेज के बारीकियों को पहुंचाने की आवश्यकता है। इन सारी चीजों का हमको उपयोग करना चाहिए और इसके लिए हम सब लोग जिस तरीके से भी अपने आप को जोड़ सकते हो, हमको जोड़ने की आवश्यकता है। मित्रों, हम सिर्फ राजनीति में कोई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए हैं। हम राजनीति में कोई कुर्सी को पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। हम भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं आपसे चर्चा करूंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। मैं देख रहा हूं हमारे सामने स्क्रीन पर मुझे निशिकांत दुबे दिख रहे हैं। हम लोगों ने युवा काल में, अर्जुन जी आपको याद होगा, हम शिक्षा नीति के लिए लड़ते थे। हम कहते थे कि एजुकेशन पॉलिसी बदलनी चाहिए। हमें याद है कि हम अपने युवा काल में राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री होते थे, उनसे लड़ा करते थे। वी वॉन्ट अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहली बार शिक्षा नीति में परिवर्तन 1968 में आया, उसके बाद दूसरी बार 1986 में आया। हम लोगों ने कहा कि 6 से 8 और 8 से 6 बन गया, लेकिन शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये मोदी जी की सरकार है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मूल परिवर्तन किया है। मूल परिवर्तन को हमको समझना चाहिए। आज शिक्षा नीति ऐसी बन गई है जो अफोर्डेबिलिटी रखती है। एक गरीब आदमी भी शिक्षा ले सकता है। एक्सेसिबिलिटी बन गई है, वो अभी अपनी शिक्षा का ग्रहण कर सकता है और वह इक्वालिटी के साथ, एक्सेसिबिलिटी के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने का मौका मिलेगा इस शिक्षा नीति में। यह हमको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि यह भारत की शिक्षा नीति है, इंडिया की शिक्षा नीति नहीं है, यह भारत की शिक्षा नीति है। बचपन से लेकर के 8वीं कक्षा तक पढ़ने का माध्यम रीजनल लैंग्वेज होगी, प्रादेशिक भाषा होगी, ताकि उस बच्चे का पूरा विकास अपनी भाषा में हो सके और वो ठीक से पढ़ सके। इस बात की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन में हमको याद है, हम लोग रट्टाफिकेशन करते थे, रटते थे और जाके एग्जामिनेशन में उगल डालते थे और हो गया काम। कोई पढ़ाई का उससे संबंध नहीं था। आज का एग्जामिनेशन सिस्टम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, वह कॉन्सेप्ट का एग्जामिनेशन होगा कि बच्चे का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कैसा हुआ है, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी चिंता की जाएगी। और परीक्षा में उसका माइंड एनालिटिकल है कि नहीं है, इसकी चिंता की जाएगी। मित्रों, ये नई शिक्षा नीति को भी मैं निवेदन करूंगा कि आप वर्कशॉप लगाएं। आप हमारे अपने सभी सांसदों को इसमें जोड़ें। वो हमारे सांसद जो शिक्षा नीति को जानते हैं, वो जानकार लोगों को बताएं, अपने कार्यकर्ताओं को बताएं। मैं चाहूँगा कि शिक्षा नीति पर भी एक वर्कशॉप प्रदेश के कार्यकारिणी समितियों का होना चाहिए और प्रदेश के कार्य समिति के लोगों को शिक्षा नीति समझनी चाहिए और कम से कम 10 मिनट 20 मिनट शिक्षा नीति पर हम बोल सकें और हम देश को और दृष्टि दे सकें, प्रदेश को दृष्टि दे सकें। इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और इसलिए इसमें हमने नेशनल सिटीजन नहीं बनाना है, हमने ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और यह शिक्षा नीति में इसका कॉन्सेप्ट रखा गया है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश ने फीड द नीडी प्रोग्राम में, सेवा ही संगठन है, इसमें बहुत अच्छा काम किया है। 12,74,000 फूड पैकेट्स आपने बांटे, लगभग 27 लाख आपने मोदी किट बांटा है। उसी तरीके से आपने 42,000 के आसपास कार्यकर्ताओं ने मिलकर के 5 करोड़ पीएम केयर फंड में आपने अपना योगदान किया है। 21 लाख के आसपास आपने फेस कवर बांटे हैं और इसी तरीके से लगभग 9 लाख सैनिटाइजर्स बांटे हैं। बहुत अच्छा काम किया है। मैं झारखंड की यूनिट को साधुवाद देता हूं
जब सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई, आपने घरों से निकल करके लोगों की चिंता की है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और विशेष करके प्रवासी मजदूरों की चिंता आपने की, इसके लिए आपको मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। एक आपने परिवर्तन ला करके खड़ा किया है और इस परिवर्तन के लिए आपको मैं साधुवाद भी देता हूं। और आपने जिस तरीके से पार्टी को चलायमान रखा है, इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमारी झारखंड में अभी सरकार नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रघुवर दास जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जनता की बहुत सेवा की थी और बहुत अच्छे काम किए थे। अगर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई थी, तो रघुवर दास जी की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5 एकड़ तक की भूमि के लिए 31,000 रुपए की व्यवस्था उनको देने का किया था। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अगर प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, तो इकलौता झारखंड प्रदेश था जिसने दूसरे सिलेंडर की भी रिफिल की मुफ्त व्यवस्था की गई। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और सुकन्या योजना, बाकी योजनाओं को आप लोगों ने आगे बढ़ाया। बहुत आज मैं महसूस करता हूं कि झारखंड की जनता महसूस करती होगी कि रघुवर दास जी की सरकार न रहने के कारण जन कल्याण नीतियों में इजाफा हुआ था, वो कितना उसका नुकसान हुआ है, ये समझ में आया होगा। मित्रों, हम जनता के दिलों से नहीं उतरे हैं, जनता में हमारा स्थान है और सबसे ज्यादा पार्टी का वोट लेने वाली पार्टी अकेली इकलौती भारतीय जनता पार्टी रही है। यह बात हमको समझना चाहिए। अब गोलबंदी करके अगर लोग आपस में मिल करके हमारे सरकार को हराने का प्रयास करें, तो यह मैथमेटिक्स का नंबर है, लेकिन दिलों में, हमारे दिलों में भारतीय जनता पार्टी बसी है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैंने पदाधिकारी बैठक में ये कहा था, मित्रों, मैं लंबे समय तक प्रदेशों के विकास को देखने वाला व्यक्ति रहा हूं। विकास तब रुक जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर चरमरा जाता है, और आज ये सुरेंद्र सरकार में मैं ये कह सकता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। मुझे याद है किस तरीके से बीजेपी के राज्य में नक्सलवाद प्रायः समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। आज नक्सलवाद फिर से दंदना रहा है, उग्रवाद दंदना रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, और यह कमजोर सरकार की निशानी है, यह तुष्टीकरण की निशानी है। आप सबको मालूम होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए योगदान किया था। आज फिर से तुष्टीकरण के कारण, फिर चाहे वो कोरोना संक्रमण से लड़ने का विषय हो या फिर विकास की बात हो, सारे के सारे विकास के मामले, रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। ये हमको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार जो चल रही है, वह सरकार भ्रष्टाचार युक्त है और विकास मुक्त है। विकास उसमें हो नहीं रहा और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से जुड़ी हुई है यह सरकार खड़ी है। मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा और कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, आप संकल्प लें, विजय श्री आपकी है। अभी आपके झारखंड की जनता में कमल का निशान विद्यमान है। वो जानते हैं मोदी जी की सरकार में किस तरीके से झारखंड का विकास हुआ है। ये गोलबंदी करके अगर हमको कोई हरा दे और नंबर गेम में हम हार जाएं, सबसे अधिक मतों वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है झारखंड में, यह हमको समझना चाहिए। और इसलिए हमको झारखंड की सेवा करनी है, वापस मुख्य धारा में लाना है, और वापस मुख्य धारा में लाने के लिए हमको पूरी तैयारी करनी है, पूरी ताकत से लगना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रदेश के पदाधिकारियों से, हर एक पदाधिकारी को दीपक प्रकाश जी एक एक जिला दीजिए और हर एक कार्यकारिणी समिति के सदस्य को एक एक मंडल दीजिए, और मंडल में वो जाकर के शक्ति केंद्र तक प्रवास करें। मैं चाहूंगा कि नवंबर महीने तक आप शक्ति केंद्रों तक सबका प्रवास करें
और बूथ का वेरिफिकेशन खुद प्रदेश के कार्य समिति का सदस्य करे। ये मैं काम दे रहा हूं आपको, और आईटी सेल से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप महीने में 2 या 3 कंटेंट पैदा कीजिए। एक कंटेंट जो नेशनल हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कुछ वक्तव्य दिया है। इसकी क्लिपिंग्स निकाल करके हमको बूथ के व्हाट्सएप पर डालना चाहिए। बूथ तक कार्यकर्ताओं को पता चलना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। हर महीने में कम से कम 2 या 3 ऐसे कंटेंट डालने चाहिए। इसी के साथ साथ प्रदेश में हमारे रघुवर दास जी, हमारे बाबूलाल मरांडी जी, हमारे दीपक प्रकाश जी ने जो भी कहा है उसकी क्लिपिंग्स निकाल करके बूथ के कार्यकर्ता तक व्हाट्सएप ग्रुप में डालना चाहिए। और इसके साथ साथ जो बूथ पर घटना घटती है, इलाके में घटना घटती है, उसका भी कंटेंट आपको डालना चाहिए। हमको देश से लेकर के इलाके तक में क्या घटना घट रही है इसकी जानकारियां व्हाट्सएप ग्रुप से बूथ में डालना चाहिए। और हर बूथ पर नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। कम से कम 50, 100, 150, 200 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर बूथ पर जोड़िए, ताकि हम डिजिटल इंडिया का, मोदी जी का इस प्रयास का लाभ उठा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना कंटेंट बढ़ाएं, अपना उनका राजनीतिक शक्ति बढ़ाएं, राजनीतिक दृष्टि से वो परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं, इसकी क्षमता बढ़ाएं। इसकी हमको आवश्यकता होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा कि हम कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं हैं। हम कार्यकर्ता बदलाव के उद्योतक हैं, बदलाव के हम दूत हैं, बदलाव के हम काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और ये तभी होगा जब मानसिक रूप से हमारे को ज्ञान होगा कि बदलाव किस ओर करना है, कैसे करना है, किधर बढ़ना है, कितना बढ़ना है, ये सारी जानकारियां हमको हासिल होंगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अ पॉलिटिकल वर्कर डज नॉट वर्क इन वैक्यूम। अ पॉलिटिकल वर्कर, राजनीतिक कार्यकर्ता वैक्यूम में काम नहीं करता है। राजनीतिक कार्यकर्ता दिशा और दृष्टि लेकर के काम करता है, और वो दिशा क्या हो, दृष्टि क्या हो, यह हमको जानकारी होना चाहिए। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, कोई आपसे पूछे गरीब कल्याण पैकेज क्या है, आपको बताना चाहिए। कोई आपसे पूछे आत्मनिर्भर भारत क्या है, आपको बताना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के कारण 2 साल बाद तस्वीर कैसे बदलेगी, आपको बताना चाहिए। कोई आपसे पूछे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, आपको बताना चाहिए। कोई आपसे पूछे आयुष्मान भारत क्या है, आपको बताना चाहिए। कोई आपसे पूछे उज्ज्वला योजना क्या है, आपको बताना चाहिए। कोई पूछे आपसे सौभाग्य योजना क्या है, आपको बताना चाहिए। ये देश में परिवर्तन लाने वाली चीज। कोई आपसे पूछे स्वच्छता अभियान क्या है, आपको बताना चाहिए। और कोई आपसे पूछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, आपको बताना चाहिए। ये ताकत आप में पैदा होनी चाहिए। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, मैं झारखंड के बदलाव के दूतों के साथ बातचीत कर रहा हूं, जो बदलाव के दूत बनेंगे। इसलिए प्रदेश कार्य समिति के एक एक सदस्य, सांसद, विधायक की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम इन सारी चीजों के बारे में कंठस्थ हों, दिमाग से, बुद्धि से जानकार हों, और उस जानकार के माध्यम से समाज को दृष्टि देने के लिए हम सक्षम हों। यह हमको प्रयास करना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में यह काम सक्षम तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे और झारखंड में इस परिवर्तन को आप लाएंगे। आज कोरोना के कारण मैं आपसे यहाँ से बातचीत कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कोरोना का संक्रमण जल्द समाप्त हो, मैं आपके बीच में आऊँ, आपके साथ बातचीत करूँ, आपके साथ जुड़ूँ और आपके साथ काम करने का मुझे मौका मिले। ये मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड।